नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और फैक्ट क्रक्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन किस्मत सभी की अच्छी रहे ये ज़रूरी नहीं होता। डूबे हुए जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने हाल ही में एक एक्सप्लोरेशन और टूरिस्ट सबमरीन टाइटन के साथ जो हादसा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस सबमरीन में सवार सभी 5 लोगों की एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन के चलते मृत्यु हो चुकी है। ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. क्या कारण रहे होंगे इस कैटास्ट्रोफिक फेलियर के? आइए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां 16 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तट से इस सफर की शुरुआत हुई। ये वो तट है जहां से डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा करीब 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक महासागर के नीचे 4000 मीटर की अथाह गहराई में दबा पड़ा है। 5 साहसी लोग, जिसमें पाकिस्तान मूल के 48 वर्षीय शहजादा दाऊद, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान, सबमरीन कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस सबमरीन के कप्तान भी थे, समेत 2 और लोग, बिलियनियर हाशिम हार्डिंग, जो एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और रिसर्चर थे, और एक फ्रेंच समुद्री और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्जिलो इस सफर में शामिल थे। लगभग 2 दिनों तक अटलांटिक महासागर में सफर करते हुए 18 जून को सभी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें आगे का सफर अब पानी के अंदर करना था। बहरहाल सभी तैयारियों को जांच लेने के बाद सभी 5 लोग उस पनडुब्बी में सवार हो गए और फिर सुरक्षा मुआयना करने के बाद ओशियन गेट की सबमरीन टाइटन को पानी में उतार दिया गया। कैप्सूल नुमा सबमरीन टाइटन की अगर बात करें तो एक कॉम्पैक्ट पनडुब्बी थी, जो एक छोटी सी हैचबैक कार की तरह थी, जिसमें 4 से 5 लोगों के रहने की जगह थी। हालांकि बैठने की कोई खास व्यवस्था इस पनडुब्बी में नहीं थी। एक रेस्टरूम था जिसे क्रू के द्वारा यूज किया जा सकता था, और आगे की तरफ एक बड़ी सी कांच की ऑब्जर्वेशन विंडो थी जहां से टाइटैनिक के मलबे की तस्वीरें निकाली जानी थी। इस पनडुब्बी को जिस जहाज से उतारा गया था वो उस पनडुब्बी का एक तरह से मास्टर कंट्रोलर था, जिसके जरिए पानी के अंदर पनडुब्बी की स्थिति, गहराई, तल से दूरी इत्यादि की रियल टाइम जानकारी प्राप्त की जाती थी, और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की स्थिति में पनडुब्बी से संपर्क किया जा सकता था। चूंकि इस सबमरीन को लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में बेहद खतरनाक गोता लगाना था, जहां पानी का दबाव कुचल देने वाला होता है, तो जाहिर है इसका दरवाजा बाहर की तरफ से खुलने वाला था, जिससे पानी के दबाव से ये नेचुरली तरीके से सील्ड रहे। और इस तरह की खतरनाक गहराई में कैबिन में जगह की कमी के चलते गलती से भी डोर ओपन होने की संभावना को खत्म करने के लिए इस पनडुब्बी का डिजाइन ऐसा था कि इसे अंदर से नहीं खोला जा सकता था। टाइटन पनडुब्बी के स्केड्यूल की यदि बात करें तो इसे गोता लगाने के बाद 8 घंटों में वापस सतह पर लौट आना चाहिए था। सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगने वाला था। 4 घंटे टाइटैनिक के मलबे के ऑब्जर्वेशन के लिए रिजर्व थे, जहां टाइटैनिक के मलबे के फोटो और वीडियो निकाले जाने चाहिए थे। बचे 2 घंटों में इसे वापसी का सफर तय करके सतह पर लौट आना था। यूं तो 2 घंटों में 4 किलोमीटर का सफर यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा सुनने में काफी धीमा लगता है, लेकिन बात जब समुद्र की गहराई में गोता लगाने की हो तो ये स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। जहां पनडुब्बी को अपने बाहरी कैप्सूल के प्रत्येक स्क्वायर इंच पर पानी के कुचल देने वाले प्रचंड दबाव का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है, और अगर कम समय में ज्यादा गहरा गोता लगाया गया हो तो पनडुब्बी के बाहरी कैप्सूल के अचानक से क्रश हो जाने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अपने लॉन्च के तकरीबन 1 घंटे और 45 मिनट तक यह पनडुब्बी सही दिशा में सटीकता से टाइटैनिक की तरफ आगे बढ़ती रहती है, और फिर अचानक से इसका संपर्क ऊपर खड़े जहाज से टूट जाता है। चूंकि इतनी ज्यादा गहराई में डेडिकेटेड वायर और केबल के जरिए कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। और चूंकि गहराई ज्यादा होती है तो कई बार ये कम्युनिकेशन ब्रेक भी हो जाते हैं और फिर कुछ समय में फिर से रिस्टोर भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इसके बाद पनडुब्बी टाइटन से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया जा सका और जब ये पनडुब्बी अपने तय शेड्यूल से यानी 8 घंटों के बाद भी सतह पर नहीं लौटी, तब ऊपर मौजूद जहाज के परेशान इंजीनियर्स और सपोर्ट स्टाफ ने यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन अथॉरिटीज को इस बात की सूचना दी। तुरंत ही यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई। पूरी शाम और रात भर ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि जब पनडुब्बी टाइटन से ऊपर खड़े जहाज का संपर्क टूट गया था, लगभग उसी समय यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा एक धमाके की आवाज सुनी गई थी, लेकिन वे इसे कुछ और समझकर अपने रूटीन में व्यस्त हो गए। यह आवाज यूएस कोस्ट गार्ड के अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन माइक्रोफोन से सुनी गई थी, जो वो अंडर वाटर मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए यूज करते थे। खैर, सर्च ऑपरेशन चलता रहा और जब सर्च टीम के रिमोट ऑपरेटिव व्हीकल्स, जिन्हें आरओवी कहा जाता है, उस जगह में 4 किलोमीटर की गहराई में पहुंचते हैं, तब उन्हें टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास किसी पनडुब्बी के टुकड़े दिखाई देते हैं। वो एक निश्चित ही डरा देने वाला दृश्य रहा होगा और आगे की जांच पड़ताल के बाद सतह पर मौजूद सपोर्ट स्टाफ का वो बुरा ख्याल हकीकत में बदल जाता है जब सर्च टीम ने इन टुकड़ों के टाइटन पनडुब्बी के होने की पुष्टि कर दी। इस कंफर्मेशन के बाद यूएस कोस्ट गार्ड और टाइटन पनडुब्बी के निर्माता कंपनी ओशियन गेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि पनडुब्बी टाइटन हादसे का शिकार हो गई है और इसमें सवार सभी 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे के कारण क्या थे, इसका पता तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लग सकता है, लेकिन यूएस कोस्ट गार्ड की शुरुआती जांच के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी में एक इम्प्लोसिव धमाका हुआ था, जो कि ठीक एक्सप्लोजन का उल्टा होता है, यानी अत्यधिक दबाव के चलते ये पनडुब्बी अचानक से अपने आप में ही क्रश हो गई थी। और इस धमाके की टाइमिंग लगभग उसी समय की थी जब यूएस कोस्ट गार्ड ने इसे अपने अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन माइक्रोफोन में सुना था और टाइटन का संपर्क ऊपर खड़े जहाज से टूट गया था, यानी जहाज के अपने लॉन्च के 1 घंटे और 45 मिनट के बाद। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन गवर्नमेंट इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करेंगी और इस हादसे की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जल्दी ही दुनिया के सामने लाएंगी, जिसके द्वारा इस तरह के हादसे फिर से न हो, इस दिशा में ठोस और साइंटिफिक कदम उठाए जाएं। दोस्तों, ये दुनिया रोमांच और खतरों से भरी पड़ी है और इन खतरों के खिलाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। उम्मीद बस ये है कि विज्ञान की बदौलत हमें कुछ और समझ और स्ट्रेंथ मिले, जिससे हमें कुदरत के आगे टिके रहने के लिए कुछ समुचित और सुरक्षित समय और मिल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जाने के पहले उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने इस खतरनाक मिशन के दौरान अपनी जान गंवा दी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।